हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस हम सेलेक्टेड ही लाते हैं आपके लिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना लगभग 90% तक होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक, यानी जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की वो अच्छे से हो सके, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ सकें और इनको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से दोबारा रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका नाम है CMS-03 GSAT-7R, ये किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके लिए हम कौन सा रॉकेट यूज़ कर रहे हैं, LVM-3 को। कहाँ से प्रक्षेपित हो रहा है ये, सतीश धवन अंतरिक्ष से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, अगला है अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, तो कैमरून देश के। और ये इनका 8वां कार्यकाल होने वाला है, 1982 से ये राष्ट्रपति पद पर हैं। अक्टूबर 2025 में किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो चीन के बीजिंग शहर में। यहाँ पे मूर्तिकार कौन है, तो ये हैं युआन शिकुन। किस लेखक ने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीत लिया है, तो ये हैं वज्र चंद्रशेखर। और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं, तो ये श्रीलंका को बिलोंग करते हैं। अगला है अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया, ये साल है 2026। दुनिया की पहली 3D पवन डेटा प्रणाली फीलियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना किस स्टार्टअप द्वारा की जाएगी, तो इसकी जो है शुरुआत हो रही है स्टेलरेस टेक्नोलॉजी द्वारा। ये हांगकांग की एक कंपनी का नाम है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया, तो भारत के नई दिल्ली में। भारत की पुरुष रग्बी सेवेंस टीम ने मस्कट में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट सेवेंस ट्रॉफी 2025 में कौन सा पदक जीता, हमने इसमें जीता है रजत पदक। स्वर्ण पदक जीतने वाली कंट्री है कजाकिस्तान और ये इवेंट हुआ था ओमान के मस्कट में। अगला है फार्मूला 1 मोटर रेस मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। इसके विनर हैं लैंडो नॉरिस, जो कि मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं। प्रतिष्ठित कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता, इसको जीता है भारत ने। और किसको हराकर जीता है, तो अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना इसमें रनर अप साबित हुई। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में। फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया, इसका नाम है फीफा आसियान कप। अक्टूबर 2025 में आईएनएस सतलुज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया, तो मॉरिशस के साथ। और आईएनएस सतलुज के निर्माता कौन है, तो ये हैं गोवा शिपयार्ड। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन से इसमें से क्रिकेटर हैं जिनको कि नाइटहुड का टाइटल मिला है फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे, जेम्स एंडरसन। ठीक है, ये इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इनको 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक अलंकरण समारोह के दौरान औपचारिक रूप से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक 704 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ठीक है, नाइटहुड क्या है, ये ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो कला, विज्ञान, सार्वजनिक जीवन या खेल सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि या सेवा के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इनको नाइटहुड का टाइटल मिला है इनकी सर्विसेज के लिए टू द क्रिकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सितंबर 2025 के लिए, तो आईसीसी ने अपना मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ
डिक्लेयर किया है और साथ ही वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी इन्होंने घोषित कर दिया है। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हैं भारत के प्लेयर अभिषेक शर्मा। ठीक है, खास बात क्या थी सितंबर मंथ की कि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं मेंस और वुमेंस कैटेगरीज में वो भारत से ही थे। ठीक है, वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी सितंबर मंथ के लिए आईसीसी के द्वारा? ये हैं हमारी उपकप्तान स्मृति मंधाना। ठीक है, तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ चलिए हम यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान की एक छोटी सी लिस्ट है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ये दिया गया डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है भद्रेश दास को। एबल पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ये मिला है इस साल मसाकी काशिवारा को। ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? जापान को। ठीक है, और इसी के साथ ये जापान से पहले व्यक्ति हैं जिनको एबल पुरस्कार मिल रहा है। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के लिए विनर हैं सबर अब्बू अलौफ। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है आर.के. श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया गुंटर ब्लॉशल को। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रॉक दिया गया विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिल गया है भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार मिला है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है एंजेला स्वामी को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इस साल दिया गया है स्कल्प्टर राम सुतार को। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट है, इनको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 8th पे कमीशन के लिए नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? आंसर है यहाँ पे रंजना प्रकाश देसाई। इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट की समय सीमा आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी। ठीक है, यानी कि अप्रैल मई 2027 तक। ये आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा कर सिफारिशें देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 8th पे कमीशन जो हमारा है उसके लिए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं, इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। फाइन। इसी तरह से अगर हम बात करें फिकी की, तो फिकी में नए प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है मिस्टर अनंत गोयनका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है। 2025 से 26 के टेन्योर के लिए ये बने हैं प्रेसिडेंट फिकी। ठीक है, अगला प्रश्न है कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बना गया? आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कल्याण सिंह नगर हाल ही में 76th डिस्ट्रिक्ट बन गया है उत्तर प्रदेश स्टेट का। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में कल्याण सिंह नगर नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा कर दी है। यह अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों की तहसीलों को मिलाकर बनाया गया उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होने वाला है। ठीक है, कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार 1991 से 92 में और दूसरी बार 1997 से 99 में। कल्याण सिंह नगर निम्नलिखित तहसीलों को मिलाकर बनाया जा रहा है। पहला है अतरौली, ये अलीगढ़ में है, दूसरा है गंगीरी अलीगढ़ में और तीसरा है डिबाई जो कि बुलंदशहर में है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो कल्याण सिंह नगर है ये 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का हम राज्य दर्शन यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। राजधानी इसकी है लखनऊ, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। लोकसभा सीट इसकी 80 होती हैं, राज्यसभा सीट 31 होती हैं और विधानसभा की टोटल सीटें हैं 403। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल यूनिटी डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। और इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है।
तो वर्ष 2025 में हमने इनकी 150वीं नंबर की जयंती मनाई है। इस साल के लिए हमने थीम रखी एक भारत आत्मनिर्भर भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में। इनका दूसरा नाम क्या है? लौह पुरुष। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1928 में प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में अनावरण की गई है 182 मीटर ऊंची इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि इसके डिजाइनर कौन है? मिस्टर राम सुतार, और इनको इस साल का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। हमने पीछे भी अभी देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 31 अक्टूबर। ओके, इसी के साथ हम अक्टूबर मंथ में एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं और ये है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हम मनाते हैं कब? 15 अक्टूबर को। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य में मनाते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी, क्योंकि इसी दिन होती है। ओके, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारतीय सेना को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडियन आर्मी को यहाँ पे चौथी रैंक मिली है अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में चौथे स्थान पर आता है। यह इंडेक्स 145 देशों की पारंपरिक सैन्य शक्ति का आकलन करता है, जिसमें जनशक्ति, बजट, प्राकृतिक संसाधन, भूगोल इत्यादि जैसे 60 से ज़्यादा मापदंड शामिल होते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देश कौन से हुए? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथे पे है भारत और पांचवे पे है यहाँ पे दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये सारी जो यहाँ पे डेटा और फैक्ट्स और फिगर्स ये हैं, ये सारी सिर्फ नॉलेज के लिए हैं आपके। ये आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको टॉप 5 का नाम याद रखना है। पहले पे है USA, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है भारत और पांचवे पे है दक्षिण कोरिया। ओके, अगला प्रश्न है, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने बी मान योजना की मंजूरी दे दी है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बी मान स्कीम को अप्रूव किया है टू प्रमोट द एविएशन सेक्टर? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन उड़ीसा। ठीक है, विमान योजना का पूरा नाम क्या है? बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क। उद्देश्य क्या है? इस व्यापक योजना का मुख्य उद्देश्य है उड़ीसा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख विमानन हब बनाना, जो कि एविएशन फॉर ऑल के समावेशी दृष्टिकोण के तहत काम करेगा। ठीक है, इस योजना के लिए हमने 14,182 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। ठीक है, इसी के साथ पिछले दिनों स्काई ट्रैक्स की जो है रैंकिंग रिलीज़ की गई थी। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 सामने आए थे और इसमें इन्होंने बताया था कि जो कतर एयरवेज है वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन साबित हुई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्काई ट्रैक्स के हिसाब से दुनिया की बेस्ट एयरलाइन कौन सी है? तो ये है कतर एयरवेज। अलग अलग जो इंडेक्स हैं वो अलग अलग अपनी एयरलाइन को बेस्ट बताते हैं। तो स्काई ट्रैक्स की बात करेंगे तो कतर एयरवेज बेस्ट है इनके हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेज़बानी किस देश ने करी है? इसकी मेज़बानी करी है भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना जांच समूह की बैठक 2025 की बात करेंगे तो मेज़बान देश है भारत। कब से कब तक हुई? 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री केराहम मोहन नायडू ने किया है। ये पहली बार है जब भारत ने एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेज़बानी करी है। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इसका आयोजक है। उद्देश्य क्या है इस बैठक में? विमान दुर्घटना जांच के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इवेंट को किसने होस्ट किया है? बी ऑप्शन भारत ने। ओके, भारत और कौन सा इवेंट होस्ट करने वाला है? याद रखिएगा ब्रिक्स को होस्ट करेगा अगले साल यानी 2026 में। इसके अलावा अगर ब्रिक्स की हम बात करेंगे 2025 में, तो इस साल ब्रिक्स के लिए कौन सा देश होस्ट है? तो ब्राज़ील देश। ठीक है, अगला है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो फाइनल मेडल टैली रिलीज हो गई है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स की। इंडिया की पोजीशन इसमें 7th है, यानी हम 7वें स्थान पर हैं। और इस चैंपियनशिप की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हुआ है? सर्बिया के साद में 20 से 27 अक्टूबर तक। ये इसका 9th संस्करण है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर रहा। भारत के पास कुल पदक हैं 9, यानी 1 गोल्ड है इसमें से, 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया। ठीक है, रजत पदक की बात करेंगे तो हंसिका लांबा इसमें विनर है 53 kgs महिला कुश्ती में, और सारिका भी विनर है 59 kgs महिला कुश्ती की कैटेगरी में। कांस्य पदक जीता है निशु, नेहा शर्मा, पुलकित, सृष्टि
और प्रिया मलिक ने, ठीक है, अपनी अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी जो पोजीशन है वो है 7th, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही। तो ये पूरी मेडल टेबल है आपकी, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे है जापान, दूसरे पे है ईरान और तीसरे पे है यूएस, ठीक है। जापान के पास टोटल 10 मेडल थे, ईरान के पास 12 और यूएस के पास 11 मेडल्स थे। तो कई बार क्या होता है, मेडल्स ऑल्दो यूएस के पास ज़्यादा हैं लेकिन गोल्ड मेडल जो है वो जापान के पास ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर है यूएस से, ओके। और ये सारी आपकी टीम रैंकिंग है, लेकिन टीम रैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपको बस मेडल टेबल को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवां सराय यानी राजमार्ग होटल की खोज की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोटड़ा भाडली, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ में कोटड़ा भादली में 4000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की सबसे प्राचीन ज्ञात कारवां सराय की खोज हुई है। ये सराय सड़क किनारे सुव्यवस्थित सुविधाओं से युक्त थी, जहां व्यापारियों को उनके सामान ढोने वाले जानवरों के लिए आश्रय, भोजन, सुरक्षा और अस्तबल उपलब्ध कराए गए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी हम कहते हैं। एक कांस्य युग की सभ्यता थी ये, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई और दयाराम साहनी ने 1921-22 में हड़प्पा की खोज करी थी, ठीक है। तो जो भी आपकी हड़प्पन साइट्स हैं वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री आता है तो फिर आप इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इसके अलावा एक मैं साइट्स की बात यहाँ पे कर लेती हूँ, वो है लोथल। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है और यहाँ से हमें क्या मिला था? हमें यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों से जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं एज पर द हड़प्पन साइट, ठीक है। अगला है, अक्टूबर 2025 में कुमार संगकारा को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। उन्होंने ये उपलब्धि 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में अपनी 74 रनों की नाबाद पारी के दौरान हासिल करी है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? अगर हम अक्टूबर 2025 तक की लिस्ट देखेंगे तो पहले पे हैं सचिन तेंदुलकर भारत से, दूसरे पे हैं विराट कोहली भारत से और तीसरे पे हैं आप कुमार संगकारा श्रीलंका से। पहले ये सेकंड पे आते थे, ठीक है। रोहित शर्मा, सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में भारत के तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये भी पॉइंट आपको याद में रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, विराट कोहली। विराट कोहली 2025 में किस इंपॉर्टेंट चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो पेटेंट के, ठीक है। साथ ही इनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी पेटेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी इसी साल, ओके। इसी तरह से अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण और इनके हस्बैंड रणवीर सिंह की, तो ये दोनों भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अबू धाबी टूरिज्म के लिए, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है? विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू स्विच फ्रॉम अ कार्बन सिंक टू अ नेट कार्बन सोर्स ड्यू टू अ क्लाइमेट चेंज? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वन विश्व में पहले ऐसे वन बन गए जिन्होंने कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तन किया। ये परिवर्तन मुख्यतः जलवायु दबाव कारकों के कारण बढ़ी हुई वृक्ष मृत्यु दर, ट्री मॉर्टेलिटी से प्रेरित है, जिनमें चक्रवात भी शामिल हैं। ये कारक कार्बन के भंडारण को लगभग 6 वर्षों तक कम कर सकते हैं। कार्बन सिंक से आप क्या समझते हैं? कार्बन सिंक वो कोई भी तत्व या प्रणाली है जो वायुमंडल से अधिक कार्बन अवशोषित करती है जितना वो उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन में आपके इंडोनेशिया भी, और इंडोनेशिया के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप 2025 का क्या जानते हैं? पहली बात तो ये कि हाल ही में इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करी है इंडोनेशिया के साथ और इसका नाम है समुद्र शक्ति, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडोनेशिया में सीजियम 137 बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसका प्रदूषण फैल गया था, जिसकी वजह से इंडिया ने इनको अपने प्रशन कैप्सूल्स गिफ्ट करे हैं ताकि वो सीजियम 137 के प्रदूषण से निपट सकें, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रिगार्डिंग इंडोनेशिया देश। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया है? किस कंट्री ने लॉन्च किया दुनिया का पहला येन बेस्ड स्टेबल कॉइन, जिसका नाम है JPYC? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जापान। इस डिजिटल टोकन को टोक्यो स्थित स्टार्टअप JPYC इंक द्वारा जारी किया गया। JPYC एक ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है, यानी ऐसा डिजिटल टोकन जो 1 जापानी येन इज इक्वल टू 1 JPYC की स्थिर दर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया। उद्देश्य क्या है? ये अमेरिकी डॉलर आधारित डिजिटल संपत्तियों पर निर्भरता को कम करने का एक प्रयास है, जिससे जापान की वित्तीय संप्रभुता मजबूत होती है, ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा यहाँ पे चलती है जापानी येन। जापान की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय डाइट। पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पे बनी है साने ताकाइची, ठीक है।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी साल का करंट अफेयर्स है। आपको याद रखना है कि जापान में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और इनका नाम है साने ताकाइची। इसी के साथ हमने नेपाल में भी पढ़ा है कि नेपाल में भी पहली बार एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है और इनका नाम है सुशीला कार्की। किसी भी देश में अगर पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सुशीला कार्की। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये जान सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां नंबर का जिला बन गया। दूसरा प्रश्न है, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने विमान योजना की मंजूरी दी है। और तीसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।